नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ से जानकारी आपको देते चले। रेस्क्यू के बीच शराबी युवकों का हंगामा देखने को मिला। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू कर रही थी टीम, उसी बीच कुछ शराबी युवकों का हंगामा देखने को मिला। हालांकि हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। शराब पीकर पुलिस से अभद्रता करते नजर आए युवक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां लगातार उत्तराखंड जोशीमठ में आई त्रासदी को लेकर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी, उसी बीच कुछ शराबी युवक वहां पर पहुंचे और हंगामा करते नजर आए। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि ये युवक पुलिस से अभद्रता करते नजर आ रहे थे, पुलिस के साथ बदतमीजी की जा रही थी। हालांकि उसी के बाद जैसे ही जो है पुलिस वहां पर मौजूद थी तो युवकों को, हंगामा करते युवकों को गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेस्क्यू टीम वहां अपना काम कर रही है, उस बीच शरारती तत्व का वहां पर पहुंचना, इस तरह से हंगामा करना, पुलिस के साथ बदसलूकी करना, अभद्रता करना, ये सरासर गलत है। हालांकि जानना भी जरूरी होगा कि ये कौन लोग हैं और कैसे वहां पर पहुंच के और इस तरह से हंगामा करना और इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ये तमाम चीजें समझनी भी जरूरी है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और शराबी युवकों को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन समझना जरूरी होगा कि ये युवक वहां पर कहां से पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जोशीमठ से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। एक बार फिर परिजनों की नाराजगी नजर आई है। जोशीमठ में एक बार फिर गुस्साए परिजनों की नारेबाजी, शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बताते चले, जिस तरह से त्रासदी के बाद लापता लोग हुए हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा, रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। हालांकि 34 के पार अभी शव भी बरामद कर दिए गए, लेकिन बावजूद उसके परिजन नाराज नजर आ रहे हैं। परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है, जिसके बाद लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। परिजनों का गुस्सा फूट गया, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए परिजन। एक बार फिर गुस्साए परिजनों की नारेबाजी देखने को मिली है। शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है, इसकी कई वजहें निकल कर आ रही है, जिसको लेकर जो परिजन है वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दुख भी उनके अंदर है, लेकिन उसी के साथ एक गुस्सा है कि इतना लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उनके जो सदस्य हैं परिवार के, उनका पता नहीं लग पा रहा। उसी के साथ तमाम अन्य कारण है जिसकी वजह से परिजन गुस्से में है, आक्रोश में है, नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चले, इससे पहले भी परिजनों का गुस्सा देखने को मिला। परिजन घटनास्थल पर ही पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक अग्रवाल से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं। अभिषेक, एक बार फिर से परिजनों की नाराजगी देखने को मिली है, क्या परिजनों का कहना है और इतना गुस्सा, आक्रोश, क्या कुछ कारण नजर आते हैं अग्रवाल? जी देखिए, पिछले 7 दिनों से आज 7वां दिन है। पीड़ितों के परिजनों को चिंता इस बात की है कि आखिर उनके परिजन अंदर किस हालत में होंगे। जो लोग टनल के अंदर बंद हैं, उन लोगों की कोई जानकारी जो है वो उनके परिजनों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिस वजह से जो पीड़ितों के परिजन हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे परिजन जो अंदर टनल के अंदर बंद है, उनकी जानकारी साझा करने में शासन प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी नहीं बरत रहा है, और इसीलिए बीते दिन लोगों ने जमकर हंगामा काटा है एनटीपीसी टनल साइड पर। सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, क्षेत्रीय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, आंसू बहे हैं लोगों के, अपनों की याद में जो लोग खो गए थे। और एक इसी से जुड़ा अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, उस नारेबाजी के बीच में कुछ हुड़दंगबाजों ने भी शराब पीकर हंगामा करने का प्रयास किया, जिनको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। वो कौन लोग थे अभिषेक, कैसे वहां पर पहुंचे, क्या मकसद था उनका? जी अगर बात की जाए तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना ही था। बताए तो वो क्षेत्र के लोग ही जा रहे हैं, कुछ जोशीमठ के सिंधावाड़ के लोग उसमें बताए जा रहे हैं। कुल 3 लोग थे, कुछ पांडुकेश्वर के लोग बताए जा रहे हैं और कुछ तपोवन के लोग बताए जा रहे हैं। उसमें मात्र 3 लोग थे जिन्होंने जमकर वहां पर हंगामा करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस से जब बातचीत हो रही थी तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि उनकी स्वास्थ्य जांच करवा करके, मेडिकल जांच करवा करके उनको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि उस समय पुलिस
का पुलिस प्रशासन उनको तत्काल प्रभाव से गाड़ी में भर करके थाने की ओर ले जाता दिखाई दे रहा था। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। 15 फरवरी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभाओं में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी को लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार तमाम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में जो है घोषणा की गई है कि समीक्षा की जाएगी। सचिवालय से मुख्यमंत्री सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ओर भी रुख करेंगे। तो ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहीं 17 फरवरी को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा का रुख करेंगे। उसी के साथ नैनीताल का भी रुख किया जाएगा। विधानसभाओं की समीक्षा करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग और 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली को छोड़कर बाकी 9 जिलों की सभी विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूं और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया। तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या हालात, उसको लेकर ताजा अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में 49 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बताते चले लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। 49 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक की बात करें 96,772 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और उसी के साथ राज्य में 63 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। अब तक 93,013 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 648 एक्टिव केसेस हैं और राज्य में आज 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई। और अब उत्तराखंड में मौत का आंकड़ा हो गया है 1678, यानी कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की गति पहले उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है रफ्तार कम होती नजर आई है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे और सैकड़ों की संख्या में आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें कटौती देखने को मिल रही है। सिर्फ 49 मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार कोशिश ये है कि इन बढ़ते आंकड़ों पर विराम लगाया जाए, लेकिन कटौती का कम होना भी कहीं ना कहीं यह अंदेशा देता है कि जरूर आने वाले समय में जल्द कोरोना के इन आंकड़ों पर विराम लगेगा। हालांकि सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। उसी के साथ वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है, वैक्सीन लगाई जा रही है और उसी के साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वन मुख्यालय पहुंचे और वन अग्नि प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी कार्यशाला में शामिल हो गए। वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में ये कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुख्य राजीव भारती समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। कार्यशाला में वन अग्नि प्रबंधन और वनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में सबसे पहले वन अग्नि को रोकने के लिए शहीद हुए फॉरेस्ट विभाग के 2 कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब तक ऑन ड्यूटी शहीद होने पर वन कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उस रकम को बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। साथ ही वनाग्नि को रोकने के लिए अलग से एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, जो पूरे राज्य में मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए देश का पहला स्मार्ट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। वन मुख्यालय में हुए इस कार्यशाला में फॉरेस्ट, फायर कंट्रोल और विभाग के बजट सहित अन्य कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वनाग्नि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। पहले जो हमारे 2 कर्मचारी परसों यानी 10 तारीख को वनाग्नि को रोकते हुए, बुझाते हुए शहीद हुए, उनको पहले तो श्रद्धांजलि है। उन्होंने वनों को बचाने के लिए अपना जीवन का उत्सर्ग किया है। और हमने आज ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो जिस तरह से हमारे वनकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको अभी तक 2.5 लाख रुपया मिलता था। तो हमने एक निर्णय लिया कि उनको हम 15 लाख रुपया उनके आश्रितों को हम अब देंगे। एक निर्णय लिया है। दूसरा,
फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए एक एडिशनल PCCF रैंक के अधिकारी को उसके लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे राज्य में इसको देखेंगे। तीसरा, देश का ये पहला एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने कहा है कि जो स्मार्ट होगा उसकी एक स्थापना करें। तो ये देश का एक तरह से पहला इस तरह का एक सेंटर होगा जो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सैटेलाइट सिस्टम से हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पर अग्नि हो गई है, अग्नि वनों में जला दी गई है या जल गई है, तो उसको ताकि उस पर तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। अगली बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब हम फॉरेस्ट कंट्रोल्ड फायर जिसको बोलते हैं, तो उसमें अग्नि अभी तक कहीं से भी उसको लगा दिया जाता, तो आज एक निर्णय हुआ कि उसको हम पहाड़ों में तो ऊपर चोटी सेक करेंगे उसको, ताकि आग फिर धीरे धीरे नीचे आए, उसकी जो प्रज्वलनशीलता है वो कम रहे। अगली चीज़ जो यहाँ पर जो आज निर्णय लिया गया है कि नेक्स्ट ईयर का जो बजट है, हमारा कैंपा का जो कार्य योजना है, वो इस हफ्ते में तैयार हो जाएगी। 19 तारीख को हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो हमारे हॉफ हैं वो उसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को देंगे। हर काम जो उसको टाइम बाउंड फिक्स किया गया कि इस दिन तक आपको करना है, उसके लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि आपकी ये जिम्मेदारी होगी। एक चीज़ और है कि जो हमारी फायर लाइन होती हैं, फायर लाइनों में ये पहले से एक चला आ रहा है, तो उसमें कुछ पौधे जम गए हैं, पेड़ आ गए, तो उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी है, जो जब हम उस पर आग बुझाने के लिए जाते हैं उस पर, तो उसके कारण उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। इसलिए उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई निर्णय है कोई या कोई स्टे है पहले का, उसके लिए हमने कहा कि उसको एग्जामिन करा लिया जाए, और नहीं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, ताकि जो फॉरेस्ट लाइन है हमारी, जो वो एकदम फायर लाइन है हमारी, वो क्लियर रहे। जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं तो जंगलों में रहते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो कई बार उनके जीवन में बड़ी अनिश्चितता रहती है। इसलिए हमने कहा कि पुलिस लाइन की तरह फॉरेस्ट लाइन भी बने, ताकि जो हमारे फॉरेस्ट कर्मी हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक तरह से जिसका जीवन उनका वनों की सुरक्षा में लगता है, तो उनके परिवारों को वहाँ पर रखा जा सके। ये 5-7 निर्णय आज प्रमुख लिए हैं। सर, वनाग्नि की चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी आपको देते चले, हरिपुर कला गांव के लिए अंडरपास की स्वीकृति मिल गई है। अंडरपास की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री और पीएम को धन्यवाद दिया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी इसके लिए धन्यवाद दिया गया। अंडरपास बनने से जाम की समस्याओं पर लगाम लगेगी। बताते चले, इस अंडरपास का सभी को इंतजार था, हालांकि इसी को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए धन्यवाद दिया गया। पीएम मोदी को भी इसके लिए धन्यवाद दिया गया, क्योंकि इस अंडरपास से बनने के बाद लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी, यानी कि लोगों का समय बच पाएगा और लगातार जाम की जो स्थिति बनी रहती है उस पर भी लगाम लगेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार की किसान रेल संचार योजना को लेकर बातचीत की है। इस संबंध में बैठक में रेलवे उद्यान को लेकर बातचीत हुई, व्यापारियों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर मार्केटिंग और आधार संरचना तैयार की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों में लगने वाली किसान मंडी में फल और सब्जी के परिवहन लागत में 50% सब्सिडी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रेलवे को दी जा रही है। ये राज्यों की मांग और आवश्यकता अनुसार की गई है। किसान रेल संचालन योजना पर बैठक कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की, और जिसमें किसान रेल चलाए जाने पर मंथन किया गया। उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। भारत सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर,
उसको लेकर किस तरह किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर और बेहतर मार्केट उपलब्ध करा के उसको उसकी आय को बढ़ा सकता है, इसको लेकर बड़ी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। उसी के तहत पूरे देश में कई राज्यों में किसान रेलें लगी हैं, जिसमें किसान को उसके पेरिसेबल जो हमारे सब्जियां, फल फूल हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो सब्सिडी ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रेलवे मंत्रालय को दी जाएगी। तो ये राज्यों की डिमांड पर लगाई जा रही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की आवश्यकता है। कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 23 मैट्रिक टन की है, जिसके माध्यम से इस 23 टन की, जिसके माध्यम से किसान के उत्पाद को देश के जिस भी कोने में उसको भेजना हो, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी स्टेशन पर रुकेगी, किस पे नहीं रुकेगी। जहाँ का भी उत्पाद होगा वहाँ उसको उत्पाद को अनलोड किया जाएगा। और क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसमें 50% सब्सिडी किसान को मिल रही है, और हमारे राज्य में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा प्राविधान, बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है, और तमाम सब्जियां, मसाले और अगर आप देखेंगे फल फूल, ये हमारे राज्य में काफ़ी तादाद में है, लेकिन उसका वॉल्यूम का नहीं मालूम है। क्योंकि हमने इसलिए 2-3 सुझाव उनको दिए कि एक तो इसको किसी दूसरे राज्य की ट्रेन के साथ भी लिंक कर दिया जाए, क्योंकि अगर इतना उत्पाद यहाँ पे नहीं हो तो ट्रेन चलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहीं लिंक कर दिया जाए, जिससे कि अगर कम उत्पादन भी हमारे यहाँ होगा तो हमारे किसानों को इसका फायदा मिल सके, पहला। दूसरा, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड आने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कहकर सरकारी विमान देने से इनकार कर दिया कि ये उनका निजी दौरा है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अपनी ताकत का किसी को भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे मर्यादाओं को चोट पहुंचती है। राज्यपाल कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, राज्यपाल संवैधानिक रूप से राज्य का मुखिया होता है। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। इससे मर्यादाओं को भी चोट पहुंचती है, और राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक तरह से मुखिया है राज्य का, संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो इन चीज़ों का सम्मान रखना चाहिए। लोकतंत्र में मर्यादाएं और परंपराएं, उनका दोनों का ख्याल रखना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने उनका फूलों का गुलदस्ता और खिताब देकर उनका स्वागत किया है। बताते चले, भगत सिंह कोश्यारी ने अकेडमी में 122 इंडक्शन ट्रेनी प्रोग्राम के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद मसूरी के सवैया होटल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर को भारी सुरक्षा के बीच देहरादून के लिए रवाना हो गए। अकादमी में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने IAS अधिकारियों से देश के विकास के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए भी कहा, जिससे कि देश की जनता को उसका लाभ मिल सके। मसूरी के सवैया होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने चमोली में आई त्रासदी पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। और ये मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवताओं का हमेशा ही जैसे दैत्यों से संघर्ष हुआ है, ऐसे ही देवभूमि इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, उसके बाद भी दैवीय आपदाएँ आती रहती हैं। और हम लोग बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ उसका सामना करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद स्वाभाविक हर एक का हृदय पसीजता है, कष्ट होता है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार, मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है, और अनेक NGOs भी काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके उन कष्टों को दूर किया जा सकता है, यही सबसे
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित 4 गांवों के काश्तकारों ने रेलवे विकास निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का यह कहना है कि रेलवे द्वारा काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा पूरी तरह से नहीं दिया गया और न ही भूमि प्रभावितों को रोजगार दिया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रोक दिया। पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। जिलासू तहसील के अंतर्गत सिवाई में रेल लाइन का अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे द्वारा सिवाई गांव के लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहण की गई है, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि अभी तक कई काश्तकारों को रेलवे द्वारा भूमि का पैसा नहीं दिया गया। इसके बावजूद रेलवे द्वारा काश्तकारों की अन्य भूमि पर भी रेलवे द्वारा जबरन कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा से लोग अभी उभरे भी नहीं थे। ऐसे में एक और दूसरा खतरा मंडराने लगा है। ऋषिगंगा के ऊपर रैणी गांव में एक अस्थायी झील बन गई है। अब अगर ये झील टूटती है तो फिर सैलाब आ सकता है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है कि अभी तक जो झील की स्थिति है उससे सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो देखिए वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है और उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये वहाँ पर प्रयास। एक कांग्रेस का डेलीगेशन आपसे। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के साथ ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और उसी के साथ स्थानीय पुलिस की टीम राहत कामों में जुट गई है। अब तक 33 से ज्यादा लोगों को शव हैं उनको बरामद कर दिया गया है। उसी के साथ लापता करीब 170 लोगों की तलाश जारी है। इससे पहले दोपहर में अचानक से ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया। अब टनल के अंदर के काम तेजी से होंगे। मलबा आधे रात से अंदर जेसीबी लगाकर डंपर से बाहर लाया जा रहा है और टनल में फंसे लोगों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने तपोवन में सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में ही हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए। रावत ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि आधुनिकतम तकनीकी और तमाम केंद्रीय मदद के बावजूद भी 4 दिन बाद भी अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच सके हैं। न सुरंग में ऑक्सीजन का इंतजाम हो पाया है और ऐसे भी इंतजाम नहीं किए जा सके हैं जिससे सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की संभावना बढ़ सके। वहीं राहत बचाव में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर मैंने अपनी आशंका पहले ही मुख्य सचिव को बता दी थी। अपने परिजनों की तलाश में लोगों के आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।